नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। मैं आ गया हूं आपकी ज्योग्राफी वाली क्लास लेकर के। और आज हमारी ये तीसरी क्लास है जल संसाधन के बारे में। हम पढ़ रहे हैं 10th की एनसीईआरटी। ठीक, क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ये तीसरा चैप्टर है जल संसाधन। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर पर। ये रहा, यहाँ पर ये देखिए, कहा जा रहा है कि आप जानते हैं 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है ना। पूरा ये जो धरातल है 3/4 हिस्सा जल से ढका हुआ है। ठीक, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। मतलब जो आप यूज़ करते हैं ना जल, ठीक, अलवणीय जल या जो खारा नहीं है, ठीक, जो खारा जल नहीं है वो बहुत कम मात्रा में, और जो खारा जल है उसका तो हम उपयोग कर नहीं सकते। इसीलिए क्या है भैया कि अलवणीय जल का ही उपयोग करते हैं, और वो जल बहुत कम है। सबसे ज़्यादा पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक जल ही जल है ना, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं ना, नीला। तो अब समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर जल है, लेकिन वो कैसा जल है? अलवणीय है। जो वो कैसा जल है? लवणीय जल है ना। जो हम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए, है ना, कपड़े धुलने के लिए, कंपनी वगैरह में जो प्रयोग होता है, नदियों में, झीलों में, है ना, वो सब जो जल है वो कैसा जल है? अलवणीय है। लेकिन वो उनकी मात्रा बहुत कम है, सबसे ज़्यादा लवणीय जल है। ठीक, यह लवणीय जल, अलवणीय जल हमें सतही अपवाह यानी नदियों में, ठीक, भौम जल स्रोतों में, है ना, यानी कि ज़मीन के अंदर वाला जो पानी है, ग्राउंड वाटर, उसकी बात कह रहे हैं कि जो अलवणीय जल है, जो जल खारा नहीं है ना, वो कहाँ है भैया? एक तो अपवाह में, अपवाह मतलब जो नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं, पूरा रिवर सिस्टम, तो वो अपवाह और अंडरग्राउंड वाटर जो है वो वहाँ से प्राप्त होता है। ठीक, तो ये जो अलवणीय जल है कहाँ से मिलता है? अपवाह और भौम जल स्रोतों से। ठीक, जिनका लगातार नवीकरण, याद रखिएगा पानी कैसा होता है? नवीकरणीय संसाधन है। तो जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण कैसे हो रहा है? जलीय चक्र द्वारा होता है ना। जलीय चक्र के बारे में हम पीछे क्लास में बता चुके हैं, है ना, 6 की एनसीईआरटी में भी था ये। ठीक, जलीय चक्र क्या होता है समझ लीजिए, यहाँ बता रहा हूँ। जैसे अब पर्वत है ना, पर्वत है तो पर्वतों पर जमी रहती है क्या? बर्फ जमी रहती है ना। यहाँ पर पर्वतों पर बर्फ जमी है। ठीक, और पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं, और ये नदियाँ ऐसे बहते हुए, ठीक, कहाँ चली जाती हैं? समुद्र में चली जाती हैं। ठीक, समुद्र में चली जाती हैं। अब देखिए, जब सूर्य की रोशनी में क्या होगा? सूर्य के प्रकाश में इन समुद्र का और नदियों का, समुद्र का नदियों क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन होगा। तो जो गैसें हैं ये पानी जो है ये गैस बन करके ऊपर उठेगा, ठीक है ना, ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा, धीरे धीरे तापमान ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा बादल। ठीक, ये बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और यही बादल जब बारिश होगी, है ना, यही बादल जब ऊपर जाएंगे तो ठंडा हो जाएगा, है ना। ठंडा होने से क्या होता है? धीरे धीरे जब इनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये भारी हो जाएंगे, तो बरसात के रूप में क्या होगा? ये सब नीचे गिर जाएंगे। ठीक, फिर से पानी ये नीचे आ जाएगा। ठीक, तो फिर से क्या होगा? बर्फ बन जाएगा, फिर से नदियाँ। तो ये लगातार इसी तरीके से ये चक्र चलता रहता है ना। इसी को बोल रहे हैं हम जलीय चक्र होता है ना। इसके बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है। जितना भी जल है ना, देखेंगे पहले वो वाष्प बन गया, वाष्प बन के ऊपर उठा, फिर गए ऊपर उठने के बाद फिर बारिश के रूप में वो नीचे आया, ठीक, बर्फ़ बन गया, या नदियों में बह रहा है, फिर वो समुंदर में चला गया, फिर नदियों से, समुंदर से वाष्प उत्सर्जित हुआ, ठीक, वाष्प हुआ। वही बात कहना है कि जली जितना भी जल है ना, सब जलीय चक्र में गतिशील है। ठीक, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है ना। मतलब जो जल है वो नवीकरणीय होता जाता रहता है। ठीक, तो वही बात यहाँ पर की जा रही है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है भैया कि आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है ना। मतलब अब देख ही रहे हैं कि भैया पूरे विश्व में सबसे अधिक जल ही जल है ना। पूरी पृथ्वी पर जब इतना अधिक जल है,
तो भैया हम जल की कमी क्यों झेल रहे हैं? ठीक, अभी अभी बताया गया कि जो जल है भैया वो सबसे ज़्यादा अलवणीय जल है ना। ठीक, जो सॉरी, सबसे ज़्यादा कौन सा जल है? लवणीय जल है ना, खारा जल है। अलवणीय जल तो बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि उसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। ठीक, संसाधनों पर उस पर दबाव बहुत ज़्यादा है। ठीक, कुछ लोग कहते हैं भैया, भविष्यवाणी करते हैं कि भैया 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। ठीक, कुछ लोग ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? ठीक, तो आगे देखिए, यहाँ से आपको पता चलेगा कि भैया जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। ठीक, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, पहली बात यहाँ से समझ लीजिए। यह जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुण के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। ठीक, आगे देखिए, हमारे मानस पटल पर, यानी हम सोचते हैं भैया कि तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारिन के चित्र ठीक चित्रित हो जाते हैं। यह सच है। देखिए, अब यहाँ से वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में, ये देखिए, समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है ना। हर जगह जल की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं है ना। जैसे राजस्थान वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ पर पानी की बहुत कमी है ना। गंगा यमुना और ये ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, इस एरिया में बरसात ज़्यादा होती है ठीक, भारत में, तो यहाँ पर पानी थोड़ा मिल जाता है ठीक। परंतु अधिकता जल की कमी, इसके अतिशोषण, देख रहे हैं ना, अब जल की कमी क्यों हो रही है? इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। ठीक, तो भैया जो ऐसे अब जल की कमी क्यों हो रही, मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि भैया जल की कमी से हम क्यों झेल रहे हैं। ठीक, क्यों झेल रहे हैं भैया? क्योंकि इसका अतिशोषण हो रहा है, अत्यधिक प्रयोग हो रहा है ना। और दूसरी बात क्या हो रही है कि समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण भी है, हर जगह उतना नहीं है जल। जैसे अब अरबियन कंट्री में चले जाए, सऊदी अरब वगैरह, वहाँ पानी की कितनी कमी है ना। तो वही चीज़ है कि जल हर जगह बराबर नहीं है ना, ये बात है। आगे यहाँ देखिए कि भैया यहाँ कि क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बाद भी जल की दुर्लभता हो। ठीक, तो ये पूछा जा रहा है, हमारे कई सारे इसके उदाहरण हैं। ठीक, अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग, ठीक, और उसके असमान वितरण, देख रहे हैं कैसे कितनी किल्लत लोग झेलते हैं पानी के लिए, असमान वितरण का परिणाम हो सकता है ना। अब देखिए, जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। ठीक, अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। ठीक, और देखिए, शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक, शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये है भैया पानी की इतनी दिक्कत हो रही है, देख रहे हैं ये कितनी समस्या है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। देखिए कि अब आपने देखा होगा कि जैसे टेलीविज़न में देखा होगा कि किसान क्या करते हैं ना, खेतों पर निजी कुएं बना लेते हैं ना, या नलकूप से सिंचाई करने लगते हैं। ठीक, ये सब करके अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं ना कि इसका परिणाम क्या होगा अगर हम ऐसे निजी कुएं, नलकूप
से सिंचाई करते रहेंगे, मतलब अंडरग्राउंड वाटर से पूरा पानी निकालते जाएंगे, तो क्या होगा, भौम जल स्तर जो है ना, ये भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। और बाद में क्या होगा कि भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ठीक, भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। फिर अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ। ठीक, और विकास के अवसर प्राप्त हुए आज़ादी के बाद। ठीक, अब देखिए, आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां ना, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हैं, बड़े बड़े उद्योग वो लोग लगा रहे हैं। तो उद्योगों की जो बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल ना, जो पीने योग्य जल है, उनके उस पर दबाव पड़ रहा है ना। पीने योग्य या अलवणीय जल के जो संसाधन है, उस पर प्रेशर पड़ रहा है। ठीक, अब देखिए, उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा, ठीक, उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। और ऊर्जा कैसे बनेगी, वो ऊर्जा में बनाने के लिए जल की पूर्ति करनी पड़ेगी, है ना। तो वही है कि जल विद्युत से इनकी पूर्ति करेंगे और वहाँ भी पानी फिर चाहिए उनको। ठीक, इसके अलावा क्या होगा भैया कि शहरों की बढ़ती जनसंख्या, है ना, शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु उनसे संबंधित समस्याएं भी और बहुत ज़्यादा खड़ी हुई हैं। ठीक, यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि अंदर, ठीक, उनके अंदर क्या है भैया कि जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं ना। आप देखे होंगे कि शहरों में सप्लाई होता है पानी का। ठीक, अंडरग्राउंड पाइप लगा करके पूरे शहरों में घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है। तो वही बात है भैया कि जल आपूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। ठीक, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। देख रहे हैं ना, पानी की कमी क्यों हो रही है, ये सब जानते रहिए। देखिए, एक यहाँ पर एक फैक्ट है, अब इसे जान लीजिए कि अटल भू योजना, ठीक, या अटल जल को 7 राज्यों, कहाँ कहाँ याद रखिए, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों में कि, ठीक, 8220 जल की कमी वाले ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित किया जा रहा है। किसको भैया, ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ना, प्लान याद रखिएगा। अटल भूजल योजना 7 राज्यों में लागू की गई है। कहाँ कहाँ, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक, 80 जिलों के 229 ब्लॉकों में याद रखिएगा 8220 जल की कमी वाले ग्राम में कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक, आगे देखिए, भारत में चुने गए राज्यों में जल की कमी क्यों है भैया, अतिदोहन, गंभीर और अर्धगंभीर, ठीक, ब्लॉकों की बहुसंख्या का लगभग 37% हिस्सा है, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए कि अटल जल के प्रमुख पहलुओं में से एक पहलू है जल संरक्षण और विवेकपूर्ण जल प्रबंधन में जल के उपयोग के मौजूदा रवैये के प्रति जनता के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक, याद रखिएगा, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। सरकार ने अलग से जल मंत्रालय बना रखा है, ये भी याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय, है ना। ये देखिए, ये रिपोर्ट भी उसी की है, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक, अब देखिए, अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलुओं की बात की ना। अब देखते हैं ऐसी स्थिति के बारे में विचार करेंगे जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है ना। मतलब अभी तक हमने केवल क्वांटिटी की बात की कि भैया कहाँ कहाँ कैसा जल है। अब देखिए, अभी हमने बताया ना कि कहीं ऐसे जल की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ भी लोग पानी की वजह से परेशान हैं। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो रहा है ना। जहाँ पर जल की खराब गुणवत्ता है, वहाँ पानी होते हुए भी लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी ना घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरा है। मतलब इतना पानी होने के बाद भी उसे दूषित किया जा रहा है, इसकी वजह से वो हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है। ठीक, जैसे आप देख ले रहे हैं ना, ये सब इन सब के कारणों की वजह से
ठीक। औद्योगिक अपशिष्ट, कीटनाशक, रसायन, उर्वरक, इन सब की वजह से पानी होते हुए भी उसका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा है। भारत सरकार ने जल मिशन, याद रखिएगा, जल मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ठीक है ना। इसके लिए देखिए, जल जीवन मिशन, याद रखिए, जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर, ठीक, नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। ठीक। तो क्या है भैया, छोटी छोटी बात है, ध्यान रखिएगा। जल जीवन मिशन क्या है भैया कि प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर, ठीक, 55 लीटर पानी आपूर्ति की जाएगी। ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में ये बात है। आगे देखिए, आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का क्या करें, संरक्षण और प्रबंधन करें। ठीक। स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी जीविका, उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें। ये सब बहुत ज़रूरी है। और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को, ठीक, निम्नीकृत यानी डिग्रेडेशन होने से बचाएं। ठीक, ये सब कर सकते हैं। देखिए, जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है। ठीक। और पारिस्थितिकी तंत्र संकट की समस्या पैदा हो सकती है। पारिस्थितिकी संकट पैदा हो जाएगा जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ठीक। इसलिए पानी को क्या करना है भैया, अतिशोषण से बचाना है, अतिशोषण से बचाना है और इसका कुप्रबंधन नहीं करना है। ठीक, मैनेजमेंट करना है। आगे देखिए, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, थोड़ा देखेंगे ना, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन कैसे करना है, देख लीजिए। अब देखिए, अब जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। ठीक, तो पहले समझिए, पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख या दस्तावेज, ये जो रिकॉर्ड हैं ये बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध बनाए हैं ना, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध, नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीकृतियाँ बनाई हैं। ठीक है ना। बहुत पहले से ही हम क्या करते आ रहे हैं, बांध बना रहे हैं, जलाशय बना रहे हैं, झील बना रहे हैं, नहरों को बना रहे हैं ना। इस क्यों बना रहे हैं भैया, पानी को मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट ठीक से करने के लिए बनाते जा रहे हैं। ठीक। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। ठीक। यहाँ देखिए, ये प्राचीन भारत की जलकृतियाँ देख लें, जैसे अभी हमने बताया ना कि प्राचीन काल से ये सब सिस्टम चला आ रहा है। तो भैया ईसा के 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवीरा, ठीक, देख रहे हैं, श्रृंगवेर एक जगह है। श्रृंगवेर में क्या होता है भैया, गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ठीक। यहाँ देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया था। ठीक। आपको पता होगा कि एक सुदर्शन झील है। ठीक, सुदर्शन झील का निर्माण, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कहाँ हुआ था, सौराष्ट्र में, गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा। बाकी और राजाओं ने बीच बीच में उसकी मरम्मत भी कराई है ना, रुद्रदामन ने उसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक, तो याद रखिएगा। अब देखिए, कलिंग उड़ीसा में, नागार्जुन कुंड आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। ठीक, ये सब ऐतिहासिक घटनाएं हैं, याद रखना। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील थी ना। ठीक, 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। राजा भोज थे एक वहाँ के ना, उन्होंने ये भोपाल में इस झील का निर्माण कराया था, बहुत बड़े तालाब को खुदवा लिया था। ठीक, 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज ए खास बनवाया था ना, ये विशिष्ट तालाब बनवाया था, हौज ए खास, ये याद रखिएगा। हौज ए खास किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था, याद रखिएगा, गुलाम वंश का शासक था। ठीक, ये देख रहे हीराकुंड बांध, देख रहे हैं हीराकुंड बांध कैसा है, ये हीराकुंड बांध बना हुआ है। चलिए, अब देखिए बांध क्या है, समझिए कि भैया बांध है क्या। ठीक, और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे हेल्प करते हैं।
देखिए, परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। ठीक, जैसे अब नदी ऐसे बह रही है तो नदी में क्या कर दिया, बांध बना दिया यहीं पे, है ना। तो जो यहाँ पर पानी इकट्ठा होने लगा, और ये पानी बरसात का पानी हो सकता है, नदी का पानी हो सकता है, इकट्ठा हो गया और इसका उपयोग किस में करेंगे, खेतों की सिंचाई में करेंगे। और बिजली बनाने में भी उसका उपयोग करते हैं ना। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं है, फिर किस किस के लिए दिख रहे हैं ना, विद्युत उत्पादन के लिए, घरेलू औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, इन सब के लिए बांध बना करके जो पानी इकट्ठा किया गया है उसमें उपयोग करता है। ठीक, उपयोग किया जाता है मनोरंजन में, आंतरिक नौचालन में, ठीक, मछली पालन में भी इस सब का इस्तेमाल होता है। इसीलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना कह रहे हैं। देख रहे हैं ना, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो उससे कई काम किया जा रहा है, उससे केवल सिंचाई नहीं की जा रही, सिंचाई के अलावा भी बहुत सारे काम उससे किए जा रहे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं ना, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, वो पानी का बहुत सारी जगहों पर उसका यूज होता है ना। जैसे अब उदाहरण के रूप में देख लें, सतलुज और ब्यास नदी पर, याद रखिए सतलुज और ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। ठीक, इसी प्रकार और देख लीजिए यहाँ पे, इसी प्रकार ये देखिए, इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना है। ठीक, जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। ठीक, अच्छा देखिए, कुछ इतिहास में और भी ये चीज़ें है, देख लीजिए भैया कि बांध बहते जल को रोकने, है ना, दिशा देने, ठीक, बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। ठीक, जैसे अब जल है, ऐसे नदी बह रही है तो नदी में क्या किया जा रहा है, इस तरीके से बांध बना ली, एक दीवार बना दिए। ठीक, तो वही कहा जा रहा है कि खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। ठीक, बांध का अर्थ है भैया जलाशय से लिया जाता है, न कि उसके ढांचे से। ठीक, बांध का मतलब क्या होता है कि जो नदी है, नदी को दीवार बना करके अवरुद्ध कर दिया, यहाँ पर बन गया पानी, यही है बांध। ठीक, अब समझ लीजिए, अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता रहता है। ठीक, आगे देखिए, बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। ठीक, संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तट बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्ग में बांट सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध, मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत करते हैं। ठीक, याद रखिएगा, तो बांध है, ऊंचाई के अनुसार बांधों को क्या करेंगे, बड़े बांध, ठीक, मुख्य बांध या नीचे बांध कहते हैं, मध्य बांध कहते हैं। ठीक, उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये सब है, बांधों में वर्गीकरण कर सकते हैं। अभी हीराकुंड परियोजना के बारे में हमने बात ही कर ली। अब देखिए यहाँ पे कि स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन, ठीक, प्रबंधन, याद रखिएगा, समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, ठीक, उपनाम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया था। ठीक, देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को क्या कह रहे हैं, आधुनिक भारत के मंदिर। ठीक, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कौन कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, याद रखिएगा। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ठीक, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। ठीक, ये मानते थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू मानते थे ना इस बात को। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे, तो ये है भैया भादु गीत, यहाँ पर ऐसे ही थी। ठीक, इसमें कुछ नहीं है, बस ये समझिए कि दामोदर घाटी में गाया जाता है ये भादु गीत, याद रखिएगा। दामोदर को शोक बोलते हैं ना, जो शोक नदी कही जाने वाली जो दामोदर है ना, इसमें बाढ़ के दौरान आने वाली समस्या का वर्णन किया गया है। ठीक, तो भैया बाढ़ वगैरह को बांध वगैरह बना करके रोका जा सकता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं ना और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। ठीक, भैया क्यों विरोध हो रहा है इसका। ठीक, अब देखिए, इसके बहुत सारे रीजन हैं।
नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, पहली बात। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर, ठीक, जो जैसे अब नदी है, नदी में ऐसे बांध बना दिए तो यहाँ पर क्या होगा, तलछट जमाव, अगल बगल तलछट दबाव कम हो जाएगा और ये जो गाद है ना, इसी के नीचे धीरे धीरे करके बैठता जाएगा। ठीक है ना। तो अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, ठीक, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। ठीक, बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। ठीक, मतलब प्राकृतिक तरीके से नुकसान भी होता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। ठीक, आगे देख लीजिए यहाँ पे, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहाँ किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, मृदा के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं तो ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो क्या होगा कि लवणीय स्थिति बनेगी, वही बात कहा जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए, इसमें मृदाओं के लवणी जैसे गंभीर परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के सभी कृषि क्षेत्रों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों तथा कुछ सुनिश्चित करती हैं। ठीक, कुछ संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित कर रही हैं। आगे देखिए, जिससे वांछित ग्रामीण समृद्धि आती है। ठीक, वांछित ग्रामीण समृद्धि आती है। यहाँ देखिए कुछ बात ऐसी है, इसे देख लीजिए, ये कि भैया सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, कहाँ, नर्मदा नदी पर। पहली बात याद रखिए, सरदार सरोवर बांध कहाँ है, गुजरात नदी पर, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक, यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है। ठीक, इसमें 4 राज्य हैं, कौन कौन से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित है। ठीक, अब देखिए, सरदार सरोवर परियोजना सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जलाशय को आवश्यकता को पूरा करती है। यहाँ से देखिए, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के 15 जिलों के, ठीक, 3112 गांवों की 18.45 लाख हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। ठीक, इसे देखिए, इससे राजस्थान के सामरिक महत्व के रेगिस्तानी जिलों जैसे बाड़मेर और जालौर के इतना हेक्टेयर की सिंचाई भी होगी। अब देखिए, महाराष्ट्र के आदिवासी पहाड़ी इलाके में लिफ्ट के माध्यम से, ठीक, 37,500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। गुजरात में 75% कमांड क्षेत्र, ठीक, सूखा प्रवण है, जबकि राजस्थान में संपूर्ण कमांड क्षेत्र सूखा प्रवण है। ठीक, सुनिश्चित जल की उपलब्धता जल्द ही इस क्षेत्र को सूखा रोधी बना देगी। ठीक, तो ये याद रखिएगा मुख्य रूप से कि सरदार सरोवर बांध, यहाँ सरदार सरोवर जो बांध है ये कहाँ है भैया, नर्मदा नदी पर बना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान इसमें शामिल हैं। ठीक, याद रखिएगा। इधर देख लीजिए फिर, यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट है, क्या है भैया कि कृष्णा गोदावरी विवाद हुआ है। ठीक, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तित कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई है ना। तो भैया ये याद रखिएगा कि जो कोयना जो जल विद्युत परियोजना है वो किसकी है, महाराष्ट्र सरकार की। कहाँ है भैया, कृष्णा गोदावरी विवाद में, ये चीज़ है, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए, इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। तो ये सब कुछ बातें हैं, याद रखिएगा। तो समझ लीजिए कि नदी जल विवाद होता रहता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इस कार्यक्रम के मुख्य व्यापक उद्देश्य हैं कौन कौन से, देखिए पहले, खेत में पानी की वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई, यानी हर खेत को पानी के तहत बुआई योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। ठीक, अब देखिए, अपव्यय को कम करना, यानी पैसा कम लगे। ठीक, अवधि और सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत में
पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, ठीक है ना, सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियाँ, ठीक, प्रति बूंद अधिक फसल, याद रखिएगा प्रति बूंद अधिक फसल, और सतत जल संरक्षण प्रणालियों को अपनाना, ठीक। ये क्या है, किसका, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या क्या शामिल है ये भी याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या क्या है भैया, अभी बता दिया हमने। खेत में पानी की वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना है, हर खेत में पानी, ठीक, सुनिश्चित करना है। जिससे बुआई योग्य क्षेत्र का विस्तार करना भी इसमें शामिल है, ठीक। फजूल खर्ची को कम करना भी इसमें शामिल है, ठीक। अवधि और सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत में पानी की उपयोग की दक्षता में सुधार करना है, ठीक। तो यही सब चीज़ें हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, देख लीजिएगा इसको। अब देखिए, नदी परियोजनाएं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है, ठीक। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं, ठीक। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहे हैं, असफल हो जाते हैं, वही बात है, ठीक। आगे देखिए, इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बहुत बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ, ठीक। तो बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदान, ये देखिए बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंचती है, ठीक। जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती हैं। आगे यहाँ देख लीजिए, यह भी माना जाता है कि जो बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है, ठीक। और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, ठीक, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते रहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। ये देखिए कुछ नदियाँ दी हुई हैं, इन नदियों को देख लीजिए ना, ये दिखा हुआ है कि मुख्य नदियाँ एवं बांध, है ना। तो कौन कौन सा है, इधर देख लीजिए, सबसे पहले इधर सिंधु नदी का देख लीजिए, ठीक। तो ये देख रहे हैं आप कि भैया ये सिंधु नदी है, इस तरीके से निकल रही है सिंधु नदी, देख रहे हैं ये यहाँ से चली गई सिंधु नदी, ठीक है ना। अब सिंधु नदी चली गई इधर से, अब देखिए यहाँ से ये कौन सी नदी जा रही है, झेलम नदी जा रही है, ठीक। और यहाँ ये है आपकी चेनाब नदी, ये और यहीं पर आपका है, यहीं पर ये है सलाल प्रोजेक्ट, ठीक। कहाँ है, सलाल प्रोजेक्ट, ठीक। उसके बाद देखिए ये ब्यास नदी है, रावी नदी है, ठीक। और देखिए ये ब्यास नदी और ये सतलज नदी, यहीं पर देख रहे हैं सतलज नदी पर कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध, और ये आगे जा कर के सब ये सिंधु नदी में मिल जा रहे हैं। तो साफ करके ऐसे देख लीजिए कि देखिए यहाँ पर है सलाल प्रोजेक्ट, कहाँ, चेनाब नदी पर, ठीक। और यहाँ देखिए सतलज नदी पर, यहाँ पर है कौन सा है, ये देखिए यहाँ पर सतलज नदी पर, यहाँ पर है भाखड़ा नागल बांध, ठीक। अब ये हो गया आपका सिंधु नदी वाला, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए इधर, ये देखिए भैया कि यहाँ पर ये गंगा नदी है, ये इधर से एक नदी जा रही है, यहाँ से भागीरथी है ना, ये अलकनंदा और भागीरथी दो नदियाँ हैं, याद रखिएगा। और यहीं पर है कौन सा, टिहरी बांध, ठीक, याद रखिएगा टिहरी बांध। फिर यहाँ गंगा के किनारे पर है ये कौन सा बांध, ये याद रखिएगा, गंगा के किनारे पर कौन सा बांध है, नरौरा, यहाँ पर है, ठीक। देख रहे हैं ना, गंगा के इस किनारे पर नरौरा है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद गंगा नदी पर आगे देख लीजिए, यहाँ पर गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वहाँ पर देख लीजिए कि ये देखिए यहाँ पर है, ऐसे जा रही है सोन नदी, ठीक। और यहाँ गंगा नदी में मिल जा रही है सोन नदी, तो इसी के एक सहायक नदी है रिहंद, तो रिहंद पर एक ये बांध है, ठीक है ना। यहाँ देखिए तिलैया है, ठीक, मैथान है, कोनार है, पंचेत है, ठीक। ये सब क्या है, ये बांध बने हुए हैं, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। और नदियों में भी देख लीजिए कि भैया ये है, यहाँ से ये अलकनंदा भागीरथी नदियों के बाद ये गंगा नदी है, ठीक। ये गंगा नदी इस तरीके से जा रही है, तो इसकी सहायक नदियों में देख लीजिए, इधर शारदा नदी है, घाघरा नदी है, ये गंडक नदी है, ठीक, कोसी नदी है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है बांग्लादेश में, ठीक। और साउथ से जो गंगा में नदी मिल रही है, देखिए सोन नदी मिल रही है यहाँ से,
उधर से जमुना नदी आ रही है, गंगा नदी में मिल जाएगी, ये गंगा नदी है, उधर से जमुना नदी आ रही, मिल जा रही उसी में, ठीक। चंबल नदी मिल रही जमुना नदी में, ये जमुना नदी है, ये देखिए यहाँ, ठीक। ये है आपकी जमुना नदी, यहाँ से आ रही है। ये है आपकी गंगा नदी आ रही है, ठीक। इधर से चंबल नदी है। चंबल नदी पर देख लीजिए कौन कौन से बांध हैं। एक तो कोटा बैराज है, ठीक। राणा प्रताप है, गांधी सागर है, ठीक। ये सब है चंबल नदी पर, सब बांध है, देख लीजिएगा एक बार ऐसे। यहाँ देख लीजिए साउथ में कि नर्मदा नदी ऐसे बह रही है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, ठीक। गोदावरी नदी है यहाँ पर, ये जा रही है, प्रावरा है यहाँ पर, ठीक। कृष्णा नदी यहाँ पर देख लीजिए, हीराकुंड बांध है, ये महानदी, हीराकुंड बांध महानदी पे है ना, ये महानदी है और ये हीराकुंड बांध है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए भैया, ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर है, कृष्णा नदी पर ये कोयना है, अभी ऊपर बात हुई थी कोयना पर, कोयना विवाद, ठीक। और ये तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी पर है, सब ध्यान देखिएगा, बांध वगैरह है, तुंगभद्रा नदी, ठीक। फिर यहाँ पर आगे चल के देखिए, ये पेन्नार है, फिर ये मेट्टूर है, कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है, फिर पेरियार है, पेरियार नदी पर, ठीक, केरल में। तो ये है क्या भैया कि मुख्य नदियाँ और बांध। एक बार इसे ठीक से अपने से देख लीजिएगा, बात समझ में आ जाएगी एकदम से, ठीक। ऐसे देख लीजिएगा पूरा, सभी नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी उधर से निकल ही रही, इधर देख ही रहे हैं ये, ठीक। तो यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, ये है यहाँ पे वर्षा जल संग्रह, ठीक। वर्षा जल संग्रहण कैसे करेंगे ये ज़रूरी है। तो वर्षा जल भैया, बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रह तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यवहारिक विकल्प हो सकते हैं, ठीक। बांध बनाने से अच्छा लोग कहते हैं भैया क्या करिए कि वर्षा जल संग्रह करिए, वर्षा जल संग्रह तंत्र डेवलपमेंट करिए, ठीक। तो इससे लाभ मिलेगा, ठीक। बहुत लोग मानते हैं जो ये बांध वगैरह का मानते हैं कि नुकसान है। तो देखिए प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रह ढांचे भी पाए जाते थे, ठीक। मतलब एक तो बांध तो बनाए ही जाते थे, नहरें भी बनाई जाती थी, जल संग्रह करने के ढांचे भी बनाए जाते थे ना, जैसे बावली वगैरह का नाम सुना होगा आपने, है ना, लोग तालाब वगैरह खुदवाते थे, ठीक। तो ये सब क्या है, वर्षा जल संग्रह के ही तरीके हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था पहले, है ना। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, है ना, नदी जल और बाढ़ जल संग्रह के अनेक तरीके विकसित किए थे, ठीक। जैसे अब देख लीजिए आगे आपको मिलेगा कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने क्या बनाया था, गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय में ये सब ऐसे ही देखने को मिलेगा, जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाते थे। अब देखिए आगे यहाँ कि पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए क्या करते हैं भैया, छत वर्षा जल संग्रह करते हैं ना। राजस्थान के लोग जो है ना अपने छत पर ही, जैसे घर बनवा लिया, घर पर ही छत में जल संग्रह कर रहे हैं ना, ठीक। छत पर ही जल संग्रह का काम कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ देख लीजिए यहाँ पर कि भैया तो ये सब तरीका आम था, है ना, ये तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए, ठीक, बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए क्या करते हैं, गड्ढे बनाए जाते थे, ठीक, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके, है ना। ये सब तरीका था। आगे देखिए यहाँ पे कि भैया राजस्थान के ज़िले जैसलमेर में खदीना और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है, ठीक। खदीना और जोहड़ जो होते हैं ये राजस्थान में बनाए जाते थे, ठीक, जोहड़, बावली, ठीक, इस टाइप के। आगे देखिए यहाँ पे तो यह राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों, ठीक, विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए क्या बनाते हैं, भूमिगत टैंक बनाते हैं ना, इसी को कहते हैं टांका,
ठीक, टांका याद रखिएगा कि भूमिगत जल संग्रह घर में ही सब लोग बना लेते हैं, अंदर ही जमीन खोद करके टैंक बना देते हैं, उसमें पानी भरते हैं, उसको कहते हैं टांका। ठीक, इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। ठीक, और देखिए फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। ठीक, टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रह तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। ठीक, ठीक है, या तो आंगन में या कि मुख्य घर में बना देते हैं। ये घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए होते थे। मतलब अब देखिए जैसे घर बना लिया ना, घर बना लिया और ये छत पे पानी, बरसात का पानी और इसका संग्रह करने के लिए व्यवस्था कर दिया और एक पाइप लगा दिया है ना। अब वो पाइप कहाँ जाएगा, जो घर के अंदर जो गड्ढा बना दिया है वो छत का पानी जा कर के वहाँ गड्ढे में जाएगा और वहाँ पर स्टोर होगा। इस तरीके से बनता था टांका। ठीक है ना। ये घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर उसी टांका में जाता था। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है टांका, यहाँ पर देख रहे हैं ये है किस तरीके से लोग बनाए हैं। ठीक, ये जैसे घर है, यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है। अब इस पाइप के जरिए से इस टांके में, इस गड्ढे में ये पानी जा रहा है, फिर यहाँ से स्रोत से पानी के द्वारा इसे निकाला जा रहा है नल के द्वारा। ठीक है ना, तो एक इस तरीके से हैंडपम्प के माध्यम से पुनर्भरण हो रहा है। आगे देख लीजिए यहाँ पर कि ये देखिए इस तरीके से बना रहे हैं। ठीक, इस तरीके से भी बनाते थे कि बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण कैसे कर रहे हैं। तो जो बेकार पड़ा कुआं है उसका पुनर्भरण इस तरीके से होगा। जैसे अब छत है, यहाँ पर अब छत है, बरसात का पानी हुआ, यहाँ से बरसात के पानी के माध्यम, पाइप के माध्यम से ये बरसात का पानी कहाँ जा रहा है, टैंक में डाल रहे हैं, टैंक में, कुएं में डाल रहे हैं। कुआं में धीरे धीरे पानी भर गया, कुएं से पानी निकालेंगे। ठीक है, जल संरक्षण के बहुत तरीके हैं, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट का प्रयोग करके जल का छनन यानी फिल्टर किया जाता है। ठीक, भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है। ठीक, जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज के अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। ठीक, कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है, बाद में जल का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये सब वही तरीके हैं, ये सब याद रखिएगा। ठीक, बस ख़त्म होने वाला है, कुछ ही है, एक दो पॉइंट्स और हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। ये तो वर्षा जल संग्रह करने की पारंपरिक विधि यह ये सब है कि भैया तालाब खुदवा दिया, तालाब खुदवा दिया, देखिए इसमें सब पानी भर गया, ये सब तरीका हो सकता है। ठीक, चलिए आगे देखिए कि भूमिगत टांका तक पहुंचता था जहां इसे एकत्रित किया जाता था। ठीक है, ये वो पानी की बात करें कि भैया छत पर पानी इकट्ठा हो गया और पाइप के जरिए उस टांका तक पहुंचा दिया जाता था। ठीक है ना, वो बात करें। देखिए वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। देख रहे हैं ना, जब जिस दिन पहली बरसात होती तब उसको नहीं संग्रहित करते थे, बाद में करते थे। ठीक, इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। ठीक, आगे देखिए कि टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। ठीक, यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। ठीक है ना, टांका देख रहे कितना इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ बनाते थे। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है। ठीक, पालर पानी कहते हैं इसको, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। ठीक, कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था ना, इसीलिए, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती थी। ठीक, अब यहाँ देखिए कुछ रोचक तथ्य है, जैसी बातें हैं ध्यान ले लीजिएगा। मतलब अब ये सब चीज़ें समझना चाहिए कि मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रह प्रचलित है। ठीक, कहाँ पर, मेघालय में। देखिए यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी को गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ इतनी बारिश हो रही है, इतना विश्व में सबसे अधिक बरसात हो रही चेरापूंजी में, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आ रही। तो शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रह को
की व्यवस्था है। ठीक, घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रह द्वारा ही होती है। ठीक, तो याद रखिए जल की का कितना किल्लत है भाई, सब देखना पड़ता है ये सब चीज़ें। चलिए आगे, कि यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह की रीत इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। ठीक, हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि इन्हें जल के पानी का स्वाद पसंद नहीं आता। सॉरी, न जो नल होता है ना, नल के पानी का स्वाद इनको पसंद नहीं आता, तो वही टांका बना देते हैं। ठीक, सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रह का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक, कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा संग्रह की व्यवस्था की हुई है। ठीक ना, वहाँ पे याद रखिएगा, गांवों के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। वर्षा जल संपन्न गांव है, ये याद रखिए। कौन सा गांव है, ये याद रखिए, गंडाथूर। कहाँ का है भैया गंडाथूर? कर्नाटक के मैसूर का। ठीक, ये चीज़ यहाँ प्रयोग किया जा रहा वर्षा जल संग्रह ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप चित्र देख सकते हैं। ये वाला चित्र देखना है, ये इस तरीके से इकट्ठा करते हैं। इस गांव में हर वर्ष 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक, छत जल संग्रह थार के सभी गांवों और ग्रामीण में प्रचलित था। ये देख रहे हैं ना, ये छत जल संग्रह कैसे कर रहे हैं यहाँ से, ये देखिए पाइप लगाए हैं ये। ठीक, तो देख लीजिएगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। टाँके के बारे में था। बांस ड्रिप देखिए कैसे होता है, ये देखिए बांस ड्रिप देख रहे हैं, बांस का पाइप बना देते हैं। बांस ड्रिप मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। यहाँ पर लगभग 18 से 20 लीटर ठीक सिंचाई पानी बांस पाइप में आता है तथा उसे सैकड़ों मीटर दूर तक ले जाते हैं उसे। ठीक, अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट से घटकर पौधे पर छोड़ दिए जाते हैं। देख रहे हैं ना, ये किस तरीके से ये बांध से पाइप फ्लो करता है। ये देखिए, ये सब चित्र हैं, इसमें आप देख लीजिए, देख रहे हैं कितनी बड़ी पाइप लगाई, ये बांध लगाए, ये बांस लगा दिए हैं, वहाँ से पानी आ रहा है धीरे धीरे करके, ये पानी आ रहा है, फिर धीरे धीरे करके पौधों पे इसको छोड़ दे रहे हैं। इस तरीके से व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है ना, तो भैया ये सब चीज़ें हैं। 10 भराई के साथ साथ संग्रह क्षमता 80% है। यहाँ हर घर ना लगभग प्रत्येक 50,000 मीटर जल का संग्रह उपयोग करते हैं। राजस्थान की बात हो रही है ना, 200 नहीं, वो मैसूर की बात हो रही है ना, मैसूर जो मैसूर में गंडक गांव था वहाँ का। ठीक, 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग इतना लीटर जल एकत्रित किया जाता है। तो भैया ये सब चीज़ें जान लीजिए। एक रोचक तथ्य यहाँ दिया है, वो देखिए, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर ठीक में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। ठीक, इस संदर्भ में उसी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए भैया तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको छत पर पानी इकट्ठा करना ही पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे कानूनी कुछ ऐसे तरीके बनाएंगे। ये हो गया भैया आपका तीसरा चैप्टर कक्षा 10th की NCERT का, है ना। तो भाई लाइक शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, है ना, ताकि और भी लोग पहुंच पाएँ हमारे तक। चलिए ठीक है, तब तक के लिए भैया नमस्कार।